अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका लेक्चर नंबर 7 उसका बी पार्ट लीनियर अलजेब्रा मैथ 209। यहाँ पे लिखा हुआ है अनदर मेथड टू फाइंड द बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रो स्पेस आपके टेस्ट पे होनी चाहिए कि ऐसी स्पेस जिसमें हर एलिमेंट जो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स के बराबर होता है, यानी कि स्पेस स्पैन्ड बाय द रो वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू डू दिस डू व्हाट, यानी कि हमने मेथड ढूंढना है टू फाइंड द बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। इन ऑर्डर टू डू दिस वी रेफर टू द फॉलोइंग थ्योरम। अब वो थ्योरम है जी 5.5.6 पेज 252 8th एडिशन 7th एडिशन का भी रेफरेंस दिया हुआ है। थ्योरम देखते हैं। वो कहता है नॉन जीरो रो वेक्टर्स इन एनी रो एचेलॉन फॉर्म। ये देखें, ये आपके पास मैट्रिक्स थी और आपने इसकी रो एचेलॉन फॉर्म बनाई थी। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं है, ये पहले नोट कर लें, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और उसकी रो एचेलॉन फॉर्म बनी थी। अगर ये थोड़ा कंफ्यूज करता है तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 0 0 0 थे और बाद में भी वो 0 0 0 ही रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस कॉलम को निकाला गया। बहरहाल ये वाली जो आपके पास मैट्रिक्स है इसकी रो एचेलॉन फॉर्म ये बनती है। अब वो कहता है नॉन जीरो रो वेक्टर्स इन एनी रो एचेलॉन फॉर्म। एनी का भी मतलब समझ लें। एनी का मतलब है कि बेशक सिंपल रो एचेलॉन फॉर्म हो या रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म हो। सिंपल रो एचेलॉन फॉर्म हो या रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म, दोनों हो सकती हैं। कहता है नॉन जीरो रो वेक्टर्स इन एनी रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म अ बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि सिंपली अगर ये मैट्रिक्स दी हुई है और क्वेश्चन आता है जी रो स्पेस के बेसिस निकालें, आपने उसकी एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म बना लेनी है। उसमें जो नॉन जीरो रो वेक्टर्स होंगे या नॉन जीरो रोज जो होंगी जिनके रो वेक्टर्स बन सकते हैं, वो बनेंगे जी बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो गया। टॉपिक तो यहीं खत्म हो गया कि भाई एक मैट्रिक्स है और रो स्पेस के बेसिस निकालने हैं। पहले दो निकाले थे, ना, और लंबा चौड़ा तरीका लीनियर कॉम्बिनेशन किया था, पुट इक्वल टू 0, बाद में पता लगा था तीसरा वाला जो है पहले दो का लीनियर कॉम्बिनेशन है, आउट कर दिया था और पहले दो बने थे। अब ये तो पूरा लेक्चर मैंने फटाफट बोल दिया। अब मेथड ये है कि इसकी एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बना लें। उसमें देख लें नॉन जीरो रो वेक्टर्स कौन कौन से हैं। जो नॉन जीरो रो वेक्टर्स होंगे वो बन जाएंगे बेसिस फॉर द रो स्पेस। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुन लें, ये दोनों बनते हैं बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ आर। आर जो है इसकी एचेलॉन फॉर्म है ए की। ये ए की रो स्पेस के भी बेसिस हैं और आर की रो स्पेस के भी बेसिस हैं। फिर सुन लें, ये ए के भी रो स्पेस के बेसिस हैं और आर की भी रो स्पेस के बेसिस हैं। आर वाले तो खैर क्लियर है, जाहिर बता तीसरा वाला तो जीरो वेक्टर वो तो हो नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल भी नहीं है, मैंने वैसे बताया। लेकिन ये अब क्वेश्चन सारा ये है जो मैं नहीं चाहता कि रटा लगे, बार बार मैं एक चीज पे जोर देता हूँ। आर की तो रो स्पेस के बेसिस हैं, ए की रो स्पेस के बेसिस कैसे हो गए? देखा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मसला है यहाँ पे। क्योंकि उसने ये कहा है कि नॉन जीरो रो वेक्टर्स इन एनी रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म द बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसकी इसकी अगर आप बेशक एचेलॉन फॉर्म बनाएं या रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म बनाएं, उसमें जो नॉन जीरो रो वेक्टर्स होंगे वो बन जाएंगे बेसिस ऑफ द रो स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसकी रो स्पेस के तो हैं ही बेसिस, इसके भी हैं। दोनों के कैसे बन गए? अब ये समझना भी जरूरी है कि दोनों के कैसे बन गए, क्योंकि टॉपिक तो यही देखो हो गया कि जी मैट्रिक्स है उसकी एचेलॉन फॉर्म बना ली या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बना ली। उसमें जो नॉन जीरो रो वेक्टर्स हैं वो बन जाते हैं बेसिस किसके? रो स्पेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसके तो हैं ही, दोनों के बन जाते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द अबव थ्योरम द टू नॉन जीरो रो वेक्टर्स इन आर, ये पहले दो फॉर्म द बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ ए एंड आर। लिखा हुआ है एंड, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के हैं। इसका मतलब कि बेसिस फॉर द रो स्पेस ये पहले दो वेक्टर्स 1 0 1 1 0 1 2 -1। अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये लें जी, ये पीछे से जुमला आ रहा है जिसमें लिखा है बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ आर एंड ए इज गिवन बाय, ये वही 1 0 1 1 0 1 2 -1। ये पहले जो दो नॉन जीरो रो वेक्टर्स थे एचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। ठीक हो गया जी। अब मसला सारा ये है कि ये आर की रो स्पेस के बेसिस भी हैं, ए के भी हैं, दोनों के कैसे हो गए? कहता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू एक और थ्योरम उसने दिया हुआ है। ये पेज 251 है, 8th एडिशन 5.5.4। देखें, इस कोर्स में जो मसला होता है ना, या जो एब्स्ट्रैक्ट किस्म के कोर्सेज होते हैं उनमें मसला यही हो जाता है, थ्योरम बड़े आते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं तो थ्योरम आपके लिए आसानियां ही पैदा कर रहे होते हैं, वो मुश्किल नहीं होते। अब अभी आपने एक थ्योरम पढ़ा, अच्छा जी आपने बेसिस निकालने हैं रो स्पेस के, एचेलॉन फॉर्म बनाए, नॉन जीरो रो वेक्टर्स पिक करे, हो गए बेसिस। लेकिन अब क्या रटा लगाना है कि भाई चलो जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी रो स्पेस के बेसिस कैसे हो गए? एचेलॉन फॉर्म की रो स्पेस के बेसिस तो बन जाते हैं, जो एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स है उसकी रो स्पेस के तो बेसिस बन जाते हैं। पहली वाली मैट्रिक्स के रो स्पेस के बेसिस कैसे बन गए? तो उसके लिहाज से वो कह रहा है कि इस थ्योरम को देखें। और ये थ्योरम क्या है? वो कहता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस डू नॉट चेंज द रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बुक में तो जहां तक मेरा ख्याल है लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है, कराओ या ना कराओ। मैं कहता हूं कि नहीं कराएंगे तो रट्टा बन जाएगा।
ये पता लगना चाहिए कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रो स्पेस चेंज नहीं होती। फिलहाल एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसने ये कहा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रो स्पेस चेंज नहीं होती। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है? वही जो हमने कहा था कि एक ऑपरेशन होता है कि दो कोई से भी दो रोज इंटरचेंज कर लें। एक होता है जी कि कोई रो है तो उसको नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। एक होता है जी एक रो में किसी और रो का मल्टीपल ऐड कर दें। ये तीन है ना, ये आपने पहले किए भी थे जब आपने एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड टू एचेलॉन फॉर्म बनाई थी, तब किए थे। कहता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रो स्पेस नहीं बदलती। इसका मतलब है जो आपके पास मेन मैट्रिक्स है उसकी रो स्पेस वही है जो उसकी एचेलॉन फॉर्म वाली मैट्रिक्स की रो स्पेस है। जब दोनों की रो स्पेस सेम है तो जाहिर बात है जब एक की रो स्पेस के बेसिस है तो दूसरे के भी हैं। अब फिर क्वेश्चन रेज हो रहा है कि भाई रो स्पेस जो है क्यों नहीं बदलती, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रो स्पेस चेंज क्यों नहीं होती। उसकी अभी इसने रीजन दी हुई है। ये देखें, यहाँ पे प्रूफ कराया हुआ। कहता है ए अगर आपके पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी रो इक्विवेलेंट है। रो इक्विवेलेंट का मतलब है कि आपने ए पे कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया और बी आ गया। ये मतलब होता है रो इक्विवेलेंट का, रो इक्विवेलेंट टू ए। तो पहली चीज, रो स्पेस इज अ सबस्पेस ऑफ आर एन। देखा ये कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये मैंने प्रूव कराया था कि रो स्पेस इज अ सबस्पेस ऑफ आर एन ए जब आपके पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। एम रोज हैं, एन कॉलम्स हैं, तो रो स्पेस सबस्पेस ऑफ आर एन है। अब रिकॉल करें सबस्पेस क्या थी। सबस्पेस आपके पास थी क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दो वेक्टर्स को ऐड करें तब भी उसी के अंदर, और किसी वेक्टर को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करें या जीरो स्केलर से तब भी उसी के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है रो स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ आर एन। तो भाई अब इससे कैसे पता लग रहा है। अब यहां से देखें, कहता है इफ द रो ऑपरेशन इज अ रो इंटरचेंज, यानी कि दो रोज को आपने इंटरचेंज किया है, देन बी एंड ए हैव द सेम रो वेक्टर्स। ये बी की ए फिर देख लें, बी रो इक्विवेलेंट है। ए पे आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया था तो बी आया था। ए पे आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया था तो बी आया था। ए और बी रो इक्विवेलेंट है। तो अगर सिर्फ रो इंटरचेंज है फिर तो दोनों के रो वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम है, फिर तो फर्क नहीं पड़ा। या दोनों की रोज सेम है, दोनों की रोज सेम है, फिर तो फर्क नहीं पड़ा। फिर वो कहता है इफ द रो ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर। अब मैं यहां तक बस समझाने लगा। कहता है इफ द रो ऑपरेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर। सपोज करें रो R1 है, आप इसको वेक्टर के तौर पे भी लिख सकते हैं कि R1 लिखे तो नीचे बेशक अंडरलाइन कर दें वेक्टर। तो 5R1, 7R1, 6R1 अगर ये ऑपरेशन होता है तो अब देख लें ये सिर्फ स्केलर मल्टीपल ही है ना वेक्टर का, स्केलर मल्टीपल ही है ना। ये भी रो स्पेस में रहेगा, उसी रो स्पेस में रहेगा, चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रो स्पेस सब स्पेस है और सब स्पेस है क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो जो नया वेक्टर होगा वो भी रो स्पेस में ही रहेगा, क्योंकि रो स्पेस सब स्पेस है। तो वो कहता है इफ द रो ऑपरेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर या एडिशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर, जैसे मैंने कहा था R1 गोस टू R1 प्लस 5R2, एडिशन करते हैं मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर। पहली बात है कि मल्टीपल ऑफ वन रो या मल्टीपल ऑफ वन रो वेक्टर वो तो उसी में ही है क्योंकि सबस्पेस है क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें एक और वेक्टर मैं ऐड कर देता हूँ उसी स्पेस में से उठा के, तो जो एडिशन के बाद नया वेक्टर आएगा वो भी उसी में होगा। क्यों? क्योंकि रो स्पेस सब स्पेस है। इस वजह से रो स्पेस जो है चेंज नहीं होती भाई, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये मैंने भी मजीद समझाना है, अगर नहीं पता लगा तो मैंने भी समझाना है, दोबारा भी इसको सुन लीजिएगा। अब इसको मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं। कहता है इफ द रो ऑपरेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर, जैसे R1 गोज टू 5R1, या एडिशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर, जैसे R1 गोज टू R1 प्लस 5R2। फिर कहता है द रो वेक्टर्स, आगे बढ़ते हैं, R1 डैश R2 डैश सो ऑन Rm डैश ऑफ B, जो नई वाली मैट्रिक्स है जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बाद बन रही है, और द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ R1 R2 Rm ऑफ द प्रीवियस वन। ये पहली वाली जो ए वाली है, ए के जो है रो वेक्टर्स उनका कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसको मैं दोबारा समझाने लगा हूं, ध्यान से सुने। ये मैंने कहा था बेशक आप कैपिटल R1 लिखें या छोटा R1 लिखें, उसको अंडरलाइन कर दें। कैपिटल R1 कहता है रो है, लेकिन छोटा R1 जो है उसी रो से जो रो वेक्टर बना हुआ है, मैं इस तरह बोल रहा हूँ, चीज वही है। तो अब यहाँ पे देख लें इसी तरह बाकियों के बारे में। अब अगर मैं ऑपरेशन करता हूँ R1 गोज टू 5R1, ये देखें 5R1 को मैं कहता हूँ R1 डैश, फिलहाल 5R1 को मैं कहता हूँ R1 डैश। तो आप देख लें R1 डैश है 5R1, तो 5R1 भी तो रो स्पेस में होगा बिकॉज रो स्पेस इज अ सबस्पेस, सबस्पेस इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो 5R1 भी उसी में ही होगा, बाहर ही निकला। इसी तरह से अगर आप ऑपरेशन करते हैं R1 गोज टू R1 प्लस 5R2, यानी R1 प्लस 5R2, बेशक कैपिटल R1 को लिखना है कैपिटल R1 गोज टू R1 प्लस 5R2, या बेशक इसको लिख लें, इसको लिख लें कि जो आपके पास स्मॉल R1 है, दिस गोज टू कह रहा हूं, इक्वल टू नहीं कह रहा, गोज टू स्मॉल R1 प्लस 5 टाइम्स R2, 5 टाइम्स R2 वो रो स्पेस में ही है।
क्योंकि स्केलर मल्टीपल एक वेक्टर का। प्लस आर वन सबस्पेस तो क्लोज होती है अंडर वेक्टर एडिशन। तो आपके पास जो ये नई चीज आई है R1 प्लस 5R2, क्योंकि 5R2 पहले उसमें था और 5R2 जो भी नया वेक्टर है दैट प्लस R1, क्योंकि सबस्पेस क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है तो ये ऐड करके भी जो नई चीज आएगी वो भी रो स्पेस में ही होगी, बाहर नहीं निकलेगी, रो स्पेस चेंज नहीं हो रही, क्योंकि रो स्पेस जो है सब स्पेस है। यही लिखा हुआ है दे लाइन द रो स्पेस ऑफ ए। क्यों? क्योंकि रो स्पेस सब स्पेस ऑफ आर एन है, क्योंकि रो स्पेस सब स्पेस ऑफ आर एन है, और आगे लिखा हुआ है इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब समरी है, दो रोज को इंटरचेंज किया फिर तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा, दोनों मैट्रिक्स के रो वेक्टर सेम है। अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नई चीज आ रही है रो स्पेस में होगी, रो स्पेस नहीं बदली क्योंकि रो स्पेस सब स्पेस है। अगर दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया, जैसे मैं कह रहा हूँ कि R1 प्लस 5R2, 5R2 भी तो वेक्टर ही है ना, वो तो पहले उसके अंदर था क्योंकि क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। तो दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया तो जो नई चीज आपके पास आ रही है वो क्या होगी, वो भी उसके अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सबस्पेस होती है क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद है पता लग गया होगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रो स्पेस नहीं बदलती, क्योंकि रो स्पेस सब स्पेस है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में दो रोज को इंटरचेंज करें फिर तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा, किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। दो वेक्टर्स को ऐड कर दें, बेशक एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तब ऐड कर दें तब भी नहीं फर्क पड़ता, जो नया वेक्टर होगा वो भी रो स्पेस में होगा, क्योंकि रो स्पेस सब स्पेस है और सब स्पेस होती है क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। उम्मीद है पता लग गया होगा। अब रट्टा नहीं होना चाहिए, मेथड वही है कि एक मैट्रिक्स है और वो कहता है जी इस मैट्रिक्स के रो स्पेस के बेसिस बताएं, तो आपने सिंपली एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म बना देनी है और वहां से नॉन जीरो रो वेक्टर्स पिक करने हैं। वो नॉन जीरो रो वेक्टर्स जो होंगे बेसिस बन जाएंगे रो स्पेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, क्योंकि रो स्पेस चेंज नहीं होती आफ्टर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो वो एचलन फॉर्म वाली जो मैट्रिक्स है उसकी रो स्पेस के भी और जो मेन मैट्रिक्स है उसकी रो स्पेस के भी बेसिस बन जाएंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ना पता लगे दोबारा सुन लीजिएगा। आइए अब मेथड पढ़ते हैं टू फाइंड द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस। ये भी एक मेथड है कि आपने ए की जो कॉलम स्पेस है उसके बेसिस निकालने, डायरेक्ट मेथड है। वो कहता है फॉर दिस वी रेफर टू थ्योरम 5.5.6 पेज 252 8th एडिशन, 7th का भी दिया हुआ है। अब वो कहता है विच स्टेट्स दैट, अब मैं जरा स्लो जाऊंगा लेकिन ये समझ आएगा अगली स्लाइड से ज्यादा। विच स्टेट्स दैट ए आपके पास कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है, आर उसकी रो एचलन फॉर्म है, इसका मतलब फिर एचलन फॉर्म ही बनानी पड़ेगी। फिर कहता है देन द कॉलम वेक्टर्स विद द लीडिंग वंस। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ें, कॉलम वेक्टर्स विद द लीडिंग वंस ऑफ द रो वेक्टर्स। देखें लीडिंग वन रो वेक्टर्स का ही होता है, लेकिन आप वो कॉलम ढूंढ लें जिसमें कि वो लीडिंग वन मौजूद है। फिर सुन लें, लीडिंग वन रो वेक्टर्स का होता है लेकिन वो आप कॉलम ढूंढ लें जिसमें लीडिंग वन मौजूद है। वो कहता है फॉर्म द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ आर। बहुत ध्यान से देखें, वो कहता है जी कि आर आपके पास क्या है, एचलन फॉर्म है या रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म है, और वो कहता है जी कि ऐसे कॉलम वेक्टर्स ढूंढें जिनमें कि लीडिंग वन मौजूद है। ऐसे कॉलम वेक्टर ढूंढें जिनमें लीडिंग वन मौजूद है, तो वो क्या होंगे, वो बन जाएंगे बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ आर, यानी कि एचलन फॉर्म वाली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम स्पेस के बेसिस। आगे पढ़ें, कहता है कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वेक्टर्स इन ए, मतलब है कि आर में जिस पोजीशन पे ये वाले कॉलम्स मौजूद हैं जिनमें कि लीडिंग वन है, उसी पोजीशन पे जो कॉलम्स मौजूद होंगे ए में, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वेक्टर्स इन्हें, वो बनेंगे बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए, वो बनेंगे बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए। ये तो मैंने यहां से पढ़ दिया। आगे मजीद समझने के लिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखें वही मैट्रिक्स बार बार आ रही है ना, उसकी आपने ये एचलन फॉर्म या रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म बनाई थी, और आपको याद होगा हमने पहले दो मालूम किए थे कि पहले दो जो आपके पास हैं ये बेसिस बनते हैं फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए, निकाले थे ना लंबे चौड़े तरीके से। और कैसे निकाले थे वो पहले रिकॉल कर लें, पहले उसको रिकॉल कर लें। आपने यही कहा था जी कि ये जो सेकंड कॉलम है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करें, ये लिखा हुआ है। और ये देखें नोट्स में शायद अंडरलाइन मिसिंग हो, आप डाल लीजिएगा। इसको देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड किया था तो 2 - 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड किया था तो 4 + 1 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड किया था तो 7 - 2 5, ये आपके पास आ गया था C3, ये लिखा हुआ है। फिर आपने C1 - C2 किया था, 2 माइनस ऑफ -1 यानी कि 2 + 1 ये 3, उसके बाद 1 - 2 ये -1, 7 माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पे आपके पास आ गया था 7 + 1 यानी कि 8, यानी कि ये चौथा कॉलम आ गया था। और पहले दो थे लीनियरली इंडिपेंडेंट क्योंकि दोनों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं थे। अब क्या मेथड है, ये एचलन फॉर्म है, और अभी आपने क्या पढ़ा, पिछले स्लाइड में वापस नहीं जा सकता, एरर होता, आपने पढ़ा था कि पहले हमने वो वाले कॉलम्स ढूंढने जिनमें लीडिंग वन है। देखें ये लीडिंग वन है, ये लीडिंग वन है, थ्योरी अंडरस्टैंड करें, ये लीडिंग वंस नहीं है, ये लीडिंग वंस नहीं है, लीडिंग वन जो होते हैं वो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होती है। वो कहता है द फर्स्ट टू कॉलम वेक्टर्स इन आर, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला,
which contain the leading ones, this one and this one, form the basis for the column space of R. इसकी column space के basis हैं, but not A. ये भी ध्यान से देखें, ये भी समझना है, A के column space के basis ये नहीं बनते, ये A की column space के basis नहीं बनते। फिर उसकी कौन से हैं? कहता है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वेक्टर्स इन ए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है तो वहां भी फर्स्ट और सेकंड, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वेक्टर्स इन ए होंगे दे फॉर्म द बेसिस फॉर अ कॉलम स्पेस ऑफ ए बट नॉट आर। यानी कि इसमें आप वो वाले कॉलम्स ढूंढ लें एचलन फॉर्म में जिसमें कि लीडिंग वन है, वो वाले कॉलम्स बन जाएंगे बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ आर। उसी पोजीशन पे जो यहाँ पे मौजूद है, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ भी जो फर्स्ट सेकंड, उसी पोजीशन पे यहाँ पे जो मौजूद है आपके पास, तो यहाँ पे देख लें ये बन जाएंगे बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए। देखें ये आसान मेथड आ गया ना, पहले लंबे चौड़े तरीके से किया था, आ गया ना, लेकिन समझना जरूरी ये है कि ये दोनों जो हैं ये बनते हैं बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ आर, लेकिन ए की कॉलम स्पेस के नहीं है। ये दोनों बनते हैं बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए, लेकिन आर की कॉलम स्पेस के नहीं है। अब क्वेश्चन फिर यही आता है कि क्यों? रो स्पेस में तो ऐसी बात नहीं थी, आपने कहा था जी ये जो पहले दो हैं ये बन जाते हैं पहले दो रो वेक्टर्स बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ आर, और ए की भी रो स्पेस के, तो इसमें क्यों नहीं हो रहा? इसमें देख लें रीजन आती है। वो रीजन क्या है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आपके पास जो कॉलम स्पेस है बदल जाती है। देखिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूजुअली चेंज द कॉलम स्पेस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रो स्पेस नहीं बदलती लेकिन कॉलम स्पेस बदल जाती है। और ये दो इक्वेशंस हैं, ये देख लें यहाँ पे भी फिट हो रही है। फिट से मुराद इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ऐड कर दें 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ऐड करें 2, ये तो वैसे ही 0 है, यहाँ तो जो मर्जी मल्टीप्लाई करें ऐड करें वो 0 ही है, तो ये चीज बनती है। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, इसको माइनस कर दें इसमें से, यानी कि C1 माइनस C2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ पे देख लें ये चौथा कॉलम आ गया। ठीक हो गया जी? तो अब ये समझना बहुत जरूरी है, मेथड तो यहाँ तक ही है। अगर वो कहता है जी कि इसके कॉलम स्पेस के बेसिस निकाले, आपने एचलन फॉर्म निकालनी है, यहाँ पे वो कॉलम्स ढूंढने हैं जिनमें कि लीडिंग वन हो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स यहाँ पे होंगे वो बन जाएंगे बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए। मेथड तो इतना ही है। देखें कई स्टूडेंट्स कहते हैं उस मेथड हमें बता दें, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि प्लीज अगर आपने उस चीज से बाहर आना है ना कि मैथमेटिक्स ड्राई सब्जेक्ट है, इस तरह बड़े झूठ से बाहर आना है, तो आपको इसकी लॉजिक पता होनी चाहिए कि ये दोनों इसकी कॉलम स्पेस के बन रहे हैं, उसके नहीं बन रहे, और ये दोनों इसकी कॉलम स्पेस के बन रहे हैं, इसके नहीं बन रहे। वजह वो बता रहा है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कॉलम स्पेस बदल जाती है। आइए आगे जाके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले थोड़ा रिवाइज भी कर लें। ये दें, कहता है बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ आर, ये थे ना 1 0 0 0 1 0, पीछे से देख लीजिएगा, और ये थे बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए, इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग ये दो थे 2 1 7 -1 2 -1। अब वो कहता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कॉलम स्पेस बदल जाती है, कैन चेंज द कॉलम स्पेस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कॉलम स्पेस बदल जाती है। अब जरा इसको ध्यान से देखें, सिंपल सी एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसकी कॉलम स्पेस क्या होगी। देखें कॉलम स्पेस के जो बेसिस होते हैं वो जो होते हैं वो वाले कॉलम वेक्टर्स होते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यही आपने कहा ना, ये दोनों तो एक दूसरे के मल्टीपल है, ये साथ लिखा हुआ है। क्योंकि पहले को मैं 3 से करूं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देख लें 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि आपके पास दूसरा कॉलम आ जाता है। तो इसमें जो कॉलम स्पेस होगी ना, यानी कि ये दोनों हैं लीनियरली डिपेंडेंट, ये पहला वाला है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये सारा आपके टेस्ट से होना चाहिए। मैंने बताया था कि जब कोई एक नॉन जीरो वेक्टर होता है वो होता ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बेसिस एलिमेंट है ना कॉलम स्पेस ऑफ ए, वो 1 2 बनता है, दूसरा नहीं बनता क्योंकि दूसरा पहले वाले का मल्टीपल है। और कहता है कॉलम स्पेस ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ ऑल स्केलर मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम वेक्टर, यानी कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसकी जो कॉलम स्पेस है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे 1 2 के मल्टीपल होंगे। सारे के सारे वेक्टर्स 1 2 वेक्टर जो है, ये वाला जो वेक्टर है जिसमें पहला कंपोनेंट 1 है दूसरा 2, उसके मल्टीपल होंगे। ये एक चीज ध्यान में रख लें। अब एक सिंपल सा एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, सिंपल सा एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये देखें यहाँ पे लिखा है R2 goes to R2 minus twice R1, ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये करें कि यहाँ पे सिंपली इन्होंने ये करने की कोशिश की है कि इसकी वो एचलन फॉर्म बनाने की कोशिश की, स्टेप किया है कि यहाँ पे किसी तरह से 0 लाए। तो पहली रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में से माइनस करना है, पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में से माइनस करना है, या पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड करना है। -2 + 2 0, -6 + 6 0, ये चीज आपके पास आ गई। और जब ये चीज आ गई तो अब देखें, अभी भी ध्यान से देखें, ये जो आपके पास दूसरा वाला कॉलम वेक्टर है पहले का मल्टीपल है, पहले को 3 से करें मल्टीपल तो आ जाता है 3 1 3 3 0 0। इसका मतलब है अब यहाँ भी जो कॉलम स्पेस है, जो नई मैट्रिक्स आई है, इसकी जो कॉलम स्पेस है ये पहले वाले वेक्टर के मल्टीपल्स होंगे। या कॉलम स्पेस जो होगी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ कंसिस्ट ऑफ ऑल स्केलर मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम वेक्टर। तो अब खुद ही देख लें 1 2 के जो मल्टीपल्स हैं क्या 1 0 के मल्टीपल्स के बराबर है? नहीं ना।
जो आपके पास ये वाला है वेक्टर, इसके जो मल्टीपल्स हैं वो और हैं, और जो ये वाला वेक्टर है 1 0 इसके मल्टीपल्स और हैं। इसका मतलब है कि कॉलम स्पेस बदल गई। पहली मैट्रिक्स की जो कॉलम स्पेस थी देवर मल्टीपल्स ऑफ 1 2 इस वेक्टर के। दूसरी जो आपके पास मैट्रिक्स है इसकी जो कॉलम स्पेस थी वो थे मल्टीपल्स ऑफ 1 0। तो कॉलम स्पेस बदल गई। अब पता लग जाना चाहिए कि अगर आपके पास एचलन फॉर्म है उसमें जो वो वाले कॉलम वेक्टर्स हैं जिनमें के लीडिंग वन है वो सिर्फ बनेंगे बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ दैट मैट्रिक्स व्हिच इज इन द एचलन फॉर्म, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लीडिंग वंस वाले कॉलम्स थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर जो कॉलम्स होंगे वो बनेंगे बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। दोनों के नहीं बनेंगे। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। इस लेक्चर को बार बार सुन लीजिएगा, बार बार सुन लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो ये लें, पीछे से जुमला आ रहा है, उसने कहा ये मल्टीपल्स होंगे 1 0 के। जो दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बनी थी आफ्टर एलिमेंट्री ऑपरेशन उसकी जो कॉलम स्पेस थी वो थे मल्टीपल्स ऑफ 1 0, यानी कि कॉलम स्पेस के एलिमेंट्स कहना चाहिए, जो कॉलम स्पेस के एलिमेंट्स थे देवर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ 1 0। उसने कहा दिस इज नॉट सेम एज द कॉलम स्पेस ऑफ ए, क्योंकि जो ए की कॉलम स्पेस थी वो जो बनती थी या उसके जो एलिमेंट्स थे देवर मल्टीपल्स ऑफ 1 2। अब आगे रिमार्क आ गया, वो कहता है ए इज अ मैट्रिक्स, जैसे ये है, ये देखें, आर इज इट्स एचलन फॉर्म, जैसे ये है। फिर वो कहता है देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, गिन लें कितनी है 1 2, लिखा हुआ है 2 नॉन जीरो रोज, और नंबर ऑफ द कॉलम वेक्टर्स दैट कंटेन द लीडिंग वंस, ये है जी कॉलम वेक्टर्स, नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स दैट कंटेन द लीडिंग वन। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स कह रहा है जिनमें की लीडिंग वन है। ये जो आपके पास कॉलम वेक्टर है इसमें लीडिंग वन है, ये जो कॉलम वेक्टर है इसमें लीडिंग वन है, ये लीडिंग वन नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो लीडिंग वन होती है। ये काउंट कर लें कितने कॉलम्स हैं जिनमें के लीडिंग वन है, 2। नॉन जीरो रोज कितनी है 2। तो वो कहता है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कंटेन द लीडिंग वंस इन आर इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये लें, कितने तरीके निकला है रैंक निकालने के। आपने कहा था जी नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स, वो भी रैंक होता है। फिर आपने कहा था नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, वो भी रैंक होता है। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो रोज उतनी होती हैं जितने लीडिंग वन होते हैं, क्योंकि लीडिंग वन होता ही नॉन जीरो रो में। अब उसने कहा है कि नंबर ऑफ कॉलम जिनमें की लीडिंग वन हो वो भी रैंक होता है। क्यों? क्योंकि रैंक उतना ही होता है जितने के आपके पास टोटल नंबर ऑफ लीडिंग वंस होते हैं। चलो मैंने यूं बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ लीडिंग वंस होते हैं, क्योंकि जितने लीडिंग वंस होते हैं उतने ही लीडिंग वेरिएबल्स होते हैं। है ना मजे की बात? तो कहता है दैट कंटेन द लीडिंग वंस इन आर इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये कहना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स दैट कंटेन द लीडिंग वंस, ये है जी नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स दैट कंटेन द लीडिंग 1 एंड 2, ये लिखा हुआ है। नंबर ऑफ द कॉलम वेक्टर्स विद द लीडिंग वंस इन आर वो भी 2 के बराबर है। तो रैंक निकालना है तो एचलन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लें, कितने लीडिंग वंस हैं वो काउंट कर लें, कितने आपके पास लीडिंग वेरिएबल्स हैं वो काउंट कर लें, या ये देख लें कि जो एचलन फॉर्म में वो वाले कॉलम्स कितने हैं जिनमें कि लीडिंग वन आ रहा है, सब रैंक के बराबर है। ये देख लें कितने मेथड्स निकला है। तो इस लेक्चर को आपने समझना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो उम्मीद है पता लग गया होगा, ना पता लगे तो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, ले जी, वो तो कह रहे हैं पूछो पूछो पूछो। ये यहाँ पे थैंक्स आ गया और ये एंड हो गया। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, ना समझ आए दोबारा सुनिएगा, मजीद को पूछना जरूर पूछेगा, हेजिटेट ना कीजिएगा, लेकिन लेक्चर्स को प्लीज साथ साथ करें। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 8 में। अल्लाह हाफिज।